गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ये कल न्यूमेरिकल पढ़ा था। इसमें मैंने आपको बताया था ये तीन समांतर है, समांतर क्रम में ये तीन समांतर क्रम है। तो इन तीनों का समांतर क्रम कितना आ जाएगा, मैंने कहा था आप करके देखना। देखते हैं आप लोगों ने कितना सही किया है। पहला समांतर क्रम संयोजन 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना जाएगा 3/3। यहाँ कितना जाएगा 3/3। यहाँ 3 है। तीन बटे तीन का मान कितना होगा 1। तो ये यहाँ 3 प्रतिरोध जुड़े हुए थे ना, यहाँ 3 प्रतिरोध जुड़े हुए, 3 की जगह हमने कितना जोड़ दिया, ये 1 जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तीनों का तुल्य कितना आया 1 आया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ये 3 जोड़ रखे हैं, इन तीनों का समांतर संयोजन करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर तीनों को हटा के कितना जोड़ दिया 1 जोड़ दिया। बीच वाला जो है, ये बीच वाला जो है वो ऐसा कैसा रखा हुआ है, देखो ये ऐसा कैसा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो अब ए से धारा जा रही है, इसमें से जाएगी, आगे कोई रास्ता नहीं है, इसमें से जाएगी, फिर आगे कोई रास्ता नहीं है, इसमें से जाएगी, बी बिंदु पर पहुंचेगी। तो ये तीनों कौन से क्रम में हुए, श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि धारा का मान सबके लिए समान है इसलिए। ठीक है, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान 1 + 1 + 1 3, 3 आपको आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है एक 1500 वाट की निमज्जन छड़ प्रतिदिन 3 घंटे, जो पानी गर्म करने वाली जो छड़ होती है ना, रोड जिसको अपन बोलते हैं, वो है प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने में काम आती है। रोजाना कितने घंटे चलती है, एक दिन में 3 घंटे चलती है। यदि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मूल्य 5 रुपये है तो 30 दिन में उपयोग हुई विद्युत का मूल्य कितना होगा। तो दिन कितने दे रखे हैं 30। ठीक है, समय घंटे कितने दे रखे हैं, समय कितना दे रखा है, टी कितना दे रखा है 3, वाट कितना दे रखा है 1500 वाट। तो हमें यूनिट निकालना पड़ेगा पहले, और यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, PhD बटे 1000, PhD बटा 1000। हम सीधा निकाल सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे आपको सूत्र बता देती हूँ। P मतलब पावर, ये शक्ति कितने वाट का है, H का मतलब घंटा, कितने घंटे, और D मतलब डे, दिन, D मतलब डे, कितने दिन चला, PhD बटा 1000, PhD बटे 1000। आपको ये फॉर्मूला लगाना है। बात समझ में आ गई सबके। P कितना है 1500, घंटे कितने 3, कितने दिन चला 30 दिन चला, बटे आप कर 2000 तो वो यूनिट में आ जाएगा खर्चा। वाट गुणा घंटा बटे 1000, दिन भी आ जाएगा इसमें, दिन से भी इसको गुणा कर देंगे, कितने दिन चला, देखो आगे 30 दिन से गुणा किया है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, देखो यही मैं आपको बता देती हूँ। ई कितना है 1500, ये 1500 गुणा H मतलब घंटा, कितना है 3 घंटे, गुणा D मतलब दिन, डे, कितना है 30 बटा 1000। ये 0 से, ये 0 से और ये 0, तीनों कट जाएंगे। ये वाला 0 कट गया और ये वाले दोनों कट गए, बचे कितने
15 को 3 से करेंगे 45, और 45 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 135। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो कितना आएगा 1, 3 और 5। 135 यूनिट कितना आया 135 यूनिट। देखो यहाँ 135 आ रहा है, ठीक है ना। कितना आएगा 135 यूनिट, यू लिख देती हूँ मैं यूनिट। अब ये कह रहा है कि एक यूनिट का मूल्य कितना है 5 रुपए। तो 135 यूनिट का मूल्य कितना होगा, गुणा कर देंगे सीधा। 135 से 5 को गुणा कर देंगे। आपको 1 की वैल्यू पता है और 135 की वैल्यू पूछी है। 1 की वैल्यू 5 रुपए है, 1 पेन की वैल्यू 5 रुपए है, तो 135 पेन की वैल्यू कितनी होगी, गुणा करेंगे ना। तो इसी प्रकार इसमें भी 1 यूनिट का मान हमें दे रखा है 5, तो 135 का यूनिट का मान कितना होगा, दोनों को गुणा कर दो। आप सीधा पीएचडी वाला फॉर्मूला लगाओ, एकदम आसान फॉर्मूला है, याद भी रहेगा। पीएचडी क्या होता है, एक डिग्री है पीएचडी, डॉक्टर की डिग्री मानी जाती है पीएचडी, ठीक है ना। पीएचडी कहता है ना, पीएचडी करा हुआ है, तो उससे आपको याद रहेगा। ये 135 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 675 रुपए। ये रुपए निकल गए, आ गया समझ में। अब ये तो आपके हो गए न्यूमेरिकल। अब कुछ चैप्टर छूट गया था, इसी 10वां जो लेसन है उसका कुछ भाग जो है वो हमने छोड़ दिया था बीच में। चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित जो भाग था वो पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र हमने पूरा ही नहीं पढ़ा, वो मैं आज शुरू कर रही हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ऑरेस्टेड नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, ऑरेस्टेड। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जब किसी भी तार में, जैसे मान लो हमारे पास में ये तार है, इस तार में हम धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, धारा प्रवाहित हो रही है इस तार में, तो ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये बात ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबक से बना गया, चुंबक से नहीं बनाना, किससे बना, विद्युत धारा से। विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बात समझ में आ गई ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसलिए अपन कहते हैं कि धारा प्रवाहित करवाने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ चारों तरफ, ठीक है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र से संबंध स्थापित करने के लिए ऑरेस्टेड ने अनेक प्रयोग किए तथा अपने प्रयोग में देखा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के नीचे स्थित चुंबकीय सुई विक्षेप प्रदर्शित करती है। मैं आपको चुंबकीय सुई भी दिखा दूं कि चुंबकीय सुई भी कैसी होती है। कल दिखाऊंगी मैं, यहाँ रखी तो थी। चुंबकीय सुई जो है वो कल दिखाऊंगी चुंबकीय सुई आपको। कोई भी तार है, जैसे इस तार में हमने धारा प्रवाहित करवाई, इस तार में धारा प्रवाहित करवाने पर इसके नीचे अगर अपन चुंबकीय सुई रखें, चुंबकीय सुई देखिए क्या होता है, चुंबकीय सुई में एक छोटी सी निडल होती है, छोटी सी सुई होती है, वह सुई चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित होने का मतलब हिलती है, वो हिल जाती है, एक दिशा में हिल जाएगी, धारा की दिशा बदल देंगे तो वो दूसरी दिशा में हिल जाएगी, ठीक है ना। सुई विक्षेपित होती है। आपने देखा होगा कि जब अपन वेट बॉक्स पे खड़े होते हैं, वेट नापते हैं अपना, तो सुई हिल जाती है ना, सुआ हिल जाता है। तो इसी प्रकार से वह जो निडल है, वह जो सुई है, वो विक्षेपित होने का मतलब वह हिल जाती है। और वह उसके हिलने का मतलब क्या हुआ कि उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ।
क्योंकि अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो उस चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं आता। चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र में ही विक्षेपित होती है, बिना चुंबकीय क्षेत्र के वह विक्षेपित नहीं होती। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक तार में धारा प्रवाहित करवाई और धारा प्रवाहित करवा के और उसके चारों तरफ चुंबकीय सुई, उसके नीचे चुंबकीय सुई ले गए। चुंबकीय सुई लगे तो उन्होंने क्या देखा कि वह चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, उसमें विक्षेप आ जाता है। उसमें विक्षेप आने का मतलब क्या हुआ कि वहां चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये बात किसने बताई, ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। फिर उन्होंने उस पर प्रयोग किए। प्रयोग क्या किए, उन्होंने धारा बदली, धारा की दिशा बदल दी। पहले इस तरफ धारा प्रवाहित करवा रहे थे, फिर इस तरफ धारा प्रवाहित करवाते। तो उन्होंने क्या देखा कि धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। पहले विक्षेप मान लो इस तरफ आ रहा था, तो दूसरी बार विक्षेप इधर आएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसी होती है चुंबकीय सुई। प्रयोगशाला में लैब में जो चुंबकीय सुई रखी रहती है वो एक डिब्बी में पैक रहती है। ये जो सुई है ना वो कांच की डिब्बी में पैक रहती है। ये चालक तार लिया, इस चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही ना। आई बराबर क्या है, 0। यहां से कुंजी हटा रखी है तो सुई भी विक्षेपित नहीं हुई, ये सिद्धि है बिल्कुल। अब दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि इस चालक तार में धारा प्रवाहित करवा दी। चालक तार में धारा प्रवाहित करवाने पर क्या हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई। चुंबकीय सुई हिली। देखो चुंबकीय सुई में क्या होता है, एक तो एन सिरा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक देखा ना आपने, चुंबक में भी होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये उत्तरी ध्रुव जो है वो देखो उधर हो गया, ये तीर का चिन्ह ऊपर की ओर है ना, और ये सुई टेढ़ी हो गई, ऐसे टेढ़ी हो गई। कब, जब धारा प्रवाहित करवाई। इस चालक तार, ए बी जो चालक तार है उसमें देखो धारा प्रवाहित हो रही है। धारा की दिशा दिखा रखी है ना, तीर का चिन्ह नीचे, फिर इधर धारा इधर प्रवाहित हो रही है, फिर ऊपर जा रही है और फिर यहाँ से वापस बैटरी तक आ रही है। यहाँ देखो कुंजी लगा दी। कुंजी लगाने का मतलब क्या हुआ, परिपथ को पूरा कर दिया। यहाँ देखिए परिपथ कटा हुआ है, परिपथ कटा हुआ है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ परिपथ को जोड़ दिया। कुंजी लगाने का मतलब क्या हुआ, परिपथ को यहाँ पर हमने जोड़ दिया तो धारा प्रवाहित हो गई। जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ देखिए विक्षेप आता है, विक्षेप आता है, इसमें विक्षेप नहीं आ रहा। फिर ऑरेस्टेड ने क्या किया, धारा की दिशा को बदल दिया। धारा की दिशा को कैसे बदला, बैटरी को उल्टा जोड़ दिया। बैटरी को उल्टा जोड़ दिया, देखो माइनस इधर कर दिया, प्लस इधर कर दिया, तो धारा प्लस सीधे से इधर प्रवाहित होगी। धारा यूं जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी और ऊपर वापस इधर, तो धारा की दिशा बदल गई ना। यहाँ पर ए से बी की ओर था, यहाँ पर बी से ए की ओर। तो धारा की दिशा बदलने पर क्या देखा उन्होंने, देखा कि विक्षेप भी बदल गया। देखो पहले ये वाला सिरा ऊपर जा रहा था ना, उधर जा रहा था, अब ये वाला सिरा नीचे आ रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो सिरा है वो नीचे की ओर आ रहा है। आ गया समझ में? तो उन्होंने बताया कि धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। तो पहली बात ये पता चली कि जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं आएगा। चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, तार के चारों तरफ कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, धारा प्रवाहित करवाई। धारा प्रवाहित करवाई तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आया। विक्षेप आया, इसका मतलब क्या हुआ कि तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, तभी वो विक्षेपित हुई। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, तारा की दिशा को बदला, चेंज कर दिया, तो विक्षेप भी बदल गया, उल्टी दिशा में प्रवाहित हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने इसको 2-3 बार किया प्रयोग को बहुत बार किया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, धारा को बदला। धारा को कैसे बदला, धारा को बढ़ाया, विद्युत धारा को बढ़ाया। ठीक है ना, जो आई का मान है, ज्यादा धारा प्रवाहित करवाई,
ज्यादा धारा प्रवाहित करवाई तो उन्होंने क्या देखा, विक्षेप ज्यादा आ रहा है। ये जो सुई है ना, ये ज्यादा घूम रही है। धारा का मान कम किया तो विक्षेप भी कम हो गया, धारा का मान ज्यादा किया तो विक्षेप ज्यादा हो गया। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वह धारा पर भी निर्भर करता है कि धारा का मान हम कितना कर रहे हैं। धारा का मान कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा, धारा का मान ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्यादा है। दूसरी बात, धारा की दिशा पर निर्भर कर रहा है। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने क्या करी कि चुंबकीय सुई जो ये है, जैसे मान लो ये तार है और ये हमारे पास में मान लो चुंबकीय सुई है। ठीक है, चुंबकीय सुई को तार के पास में ले गए, दूर ले गए, पास में ले गए, दूर ले गए, तब भी क्या हुआ, दूरी पर भी निर्भर कर रही है। तार के पास में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, चुंबकीय सुई को जब तार के नजदीक लेकर आए, पास में लेकर आए, तब विक्षेप ज्यादा आ रहा था, और जैसे जैसे चुंबकीय सुई को दूर लेकर गए तो विक्षेप धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, तो क्या हुआ, तार से दूरी पर भी निर्भर करता है। तो क्या क्या बातें पता चली, धारा के मान पर, धारा का मान ज्यादा होगा तो विक्षेप ज्यादा आएगा। नंबर 2, धारा की दिशा पर, दिशा बदलेंगे तो विक्षेप बदलेगा। नंबर 3, तार से, चालक तार से दूरी पर, अगर दूरी बढ़ा देंगे तो कम हो जाएगा मान, दूरी कम कर देंगे तो ज्यादा मान हो जाएगा। तो दूरी पर भी निर्भर करता है। तो देखो क्या निष्कर्ष निकले, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये तो पहली बात है। हमें कैसे पता लगा कि उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, कैसे पता लगा? क्यों? क्योंकि चुंबकीय सुई में विक्षेप आ रहा था, इसलिए। नंबर 2, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। दिशा पर निर्भर करती है ना, धारा की विपरीत दिशा प्रवाहित करवाई तो विक्षेप भी विपरीत हो गया था। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा कहाँ था, तार के पास, और अगर दूर ले जाए तो मान बदल रहा था। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा की तीव्रता पर निर्भर करती है। धारा का मान ज्यादा करने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्यादा आ रहा था। ठीक है, धारा का मान कम करने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम आ रहा। और ये दूरी वाला प्रक्षेप बिंदु की स्थिति पर, अगर वो स्थिति उसके पास में है तब तो ज्यादा आएगा, और दूर ले जाएंगे तो कम आएगा। तो कुछ बातें हमने पढ़ी, वो मैंने यहाँ लिख भी रखी है, तो इसको आप लिख लें। तो ये था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि किसने बताया, ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कुछ नियम है। वो नियम क्या है? पहला नियम, दाएं हाथ का नियम। ये फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक हुए थे। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने ये नियम दिया, इसलिए इसको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का अंगूठा नियम कहते हैं। अंगूठा में था, अंगूठा और अंगुलियां। ये मैंने आपको क्वेश्चन था, उसमें शायद मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी चालक तार में, ये तार है, इसमें ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, तो अंगूठे को अपन ऊपर कर लेंगे, अंगुलियों को मोड़ लेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है, तो धारा कहाँ प्रवाहित होगी? यूं वृत्ताकार ऐसे धारा ऐसे प्रवाहित होगी, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? ऊपर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है और धारा वृत्ताकार रूप में ऐसे प्रवाहित हो रही है। और अगर किसी भी चालक तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। इसमें देखो दोनों चीजें हैं, हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो धारा और एक चुंबकीय क्षेत्र। हमारे पास में अंगूठा और अंगुलियां। अगर अंगूठा धारा को व्यक्त करेगा
तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अगर अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है तो मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा। ठीक है, तो इस नियमानुसार यदि किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, या अंगूठा अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है तो मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। दोनों बातें लिख सकते हो आप। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। इसको पढ़ें और याद करें, नोट्स बनाएं।